हेलो दोस्तों, कॉमिक्स शुरू चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है गौरव गाथा की कॉमिक्स, जिसका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, आज 7 मई है और 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन होता है। तो उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम ये कॉमिक्स लेकर आए हैं और ये पार्ट 1 है। तो चलिए ये पार्ट 1 शुरू करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि, देशभक्त और दार्शनिक थे। उनका जन्म 1861 में कलकत्ता के सुप्रसिद्ध टैगोर परिवार में हुआ। वह महर्षि देवेंद्र नाथ के सबसे छोटे पुत्र थे। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर अपने समय के एक जाने माने समाज और धर्म सुधारक थे और एक महान साहित्य प्रेमी भी। रविन्द्रनाथ के बचपन पर परिवार के नौकर चाकरों का बड़ा प्रभाव था। वे इच्छानुसार खिलाते वे परिवार के बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार खिलाते पिलाते एक भूतपूर्व अध्यापक ब्रजेश्वर नौकरों का मुखिया था। रवि, अब तुम बड़े हो गए हो, आज से ब्रजेश्वर तुम्हारी देखरेख करेगा। आओ छोटे ठाकुर, मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। ब्रजेश्वर बहुत पेटू था। पकवानों के लिए वह ललायित रहता था और अक्सर बच्चों का हिस्सा मार जाया करता था। एक दिन, छोटे ठाकुर एक और पूरी लोगे? नहीं नहीं, तुम ले लो, धन्यवाद। शाम को दीपक जलने पर बच्चे रामायण की कथा सुनते थे। सीता ने लक्ष्मण की बात नहीं मानी और उनके द्वारा खींची गई रेखा के बाहर चली गईं। रावण उन्हें भगाकर ले गया। ओह, उन्होंने लक्ष्मण की बात क्यों नहीं मानी? रवि पर अंकुश रखने का एक नया रास्ता ब्रजेश्वर के सहयोगी नौकर श्याम को मिल गया। रवि, जब तक मैं लौटकर नहीं आऊं तुम इस रेखा को पार नहीं करोगे। अच्छा दादा। और इसके बाद श्याम रवि को छोड़कर कहीं चला जाता। बेचारा रवि सीता की बात याद कर अपनी जगह से कभी कभी एक एक घंटे तक नहीं हिलता था। वे कितने स्वतंत्र हैं। और अपनी कल्पना में रवि गांवों, खेतों और नदी नालों के चक्कर लगाता। जब उसके पिता घर पर होते थे, बच्चों को संगीत समारोहों में जाने दिया जाता था। वह कौन है माँ? वे प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ विष्णु बाबू हैं। कभी कभी छत पर नाटक भी खेले जाते थे। बड़ा होकर मैं एक अभिनेता बनूंगा। एक दिन अपने चचेरे भाइयों को स्कूल जाते देखकर रवि चिल्लाने लगा। उसके निजी शिक्षक ने उसे रोकने की कोशिश की। मैं भी दादा की तरह स्कूल जाऊंगा। मूर्खता मत करो, तुम नहीं जानते कि स्कूल क्या होता है, वहाँ मार पड़ती है। रवि ने जब स्कूल जाना शुरू किया तो शीघ्र ही उसे पता चला कि उसके निजी शिक्षक ने ठीक ही कहा था। यह लो और यह लो, पाठ याद ना करने के लिए। वह कितना निर्दयी है। रवि स्कूल से ऊबने लगा। वह सारा समय खिड़की से बाहर देखता रहता था। स्कूल तो एक जेल है। यद्यपि रवि की पढ़ाई स्कूल में नहीं के बराबर हुई, घर पर उसने एक नियमित दिनचर्या का पालन किया। छोटे ठाकुर उठो, कुश्ती का समय हो गया, हीरा सिंह आ गए हैं। बहुत अच्छा, मैं आता हूँ। कुश्ती और स्नान के बाद उन्हें संस्कृत और बंगाली का पाठ पढ़ाया जाता था। आज हम विद्यासागर द्वारा लिखा सीता वनवास पढ़ेंगे। प्रातः 9:30 बजे वह सादा सा भोजन करता था। जल्दी करो छोटे ठाकुर, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। जब शाम जब वह शाम को स्कूल से लौटता तो ड्राइंग मास्टर उनका इंतजार कर रहा होता था। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, लाओ मैं बताता हूँ। रवि बाहर जाकर खेलने के लिए आकुल होता था, किंतु ओ नहीं, अंग्रेजी के मास्टर आ गए हैं। और इस तरह दिन गुजरते गए। जब रवि 8 साल का था, उसके एक बड़े चचेरे भाई ने उससे कहा, रवि तुम कविता क्यों नहीं लिखते? असंभव, मुझे नहीं मालूम कविता कैसे लिखी जाती है। यह तो बहुत आसान है, बस पंक्ति के अंतिम शब्दों के तुक मिला दो, तब तो मैं अपनी कॉपी ही इससे भर दूंगा। और इस प्रकार टैगोर ने कविता लिखना प्रारंभ किया। रवि के बड़े भाई ज्योतिन्द्री नाथ ने, जो एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ थे, उसका उत्साह बढ़ाया। रवि, मैं जो बजा रहा हूँ उसे सुनो और उसके बाद इस धुन के लिए शब्द लिखो। रवि और दो अन्य बच्चों के यज्ञोपवीत के उत्सव पर, याद रखो तुम्हें अगले 3 दिन ध्यान में बिताने हैं। किंतु बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। आहा, सत्या को देखो, उसकी शक्ल कैसी अजीब लग रही है। किंतु वे शीघ्र ही ऐसे हंसी मजाक से ऊब गए। वहाँ कोने में एक ढोलक पड़ा है, हम उसे बजाते हैं। ठीक है, मज़ा आएगा। और इस प्रकार बच्चों ने अपना समय बिताया। जब 3 दिन पूरे हो गए, रवि, क्या तुम मेरे साथ हिमालय की यात्रा पर चलोगे? स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, मज़ा आएगा। किंतु उनके पिता के दिमाग में कुछ और विचार थे। अपनी संस्कृत और अंग्रेजी की पुस्तकें ले आओ, तुम्हारी माँ इन्हें सामान के साथ बांध देगी। छुट्टियों में पढ़ाई, शायद पिताजी भूल जाएंगे। पिता और पुत्र यात्रा के लिए रवाना हो गए। उनका पहला पड़ाव शांति निकेतन था। पिताजी, यह कितनी सुंदर और शांत जगह है। हाँ, मैंने यह जगह इसी कारण खरीदी थी। यहाँ मन को बहुत शांति मिलती है। शांति निकेतन से वे डलहौजी पहुँचे। प्रकृति कितनी सुहानी है।
संस्कृत और बंगाली पाठ्यपुस्तकें भुलाई नहीं गईं। सुनो, मैं तुम्हें कुछ वैदिक ऋचाएं गाकर सुनाता हूँ। आत्मविभोर होकर रवि ने श्लोकों में छिपे संगीत को सुना। जिस शाम को आसमान साफ होता उसे सितारों को पहचानना सिखाया जाता। उन 7 चमकते सितारों को सप्तऋषि मंडल कहते हैं। संध्या को प्रतिदिन रवि अपने पिता के लिए मंत्रों का सस्वर उच्चारण करता था। रवि की आवाज़ मधुर है और वह पूरी तन्मयता से गाता है, किंतु सारा समय पढ़ाई ही नहीं होती थी। रवि, आज दिन सुहाना है, बाहर जाओ और घूमो। उमंग से भरपूर रवि दौड़कर बाहर निकल जाता। हिमालय की यात्रा से लौटने के बाद स्कूल जेल जैसा लगने लगा। मैं स्कूल में अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, मैं कविता लिखना चाहता हूँ। उसकी पहली कविता अभिलाष जब छपी थी तो वह 12 वर्ष का था। दादा, उन्होंने मेरी कविता छापी है। रविंद्रनाथ ने फैसला किया कि वह स्कूल में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। किंतु मैं तुम्हारे दादा को क्या बताऊंगा? रवि ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके भाई ने बड़ी कोशिश की कि वह अपना निश्चय बदल ले। रवि, तुम जैसे ही सेंट जेवियर स्कूल में जाओगे वहाँ तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। आप चाहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। किंतु रवि कुछ दिनों के लिए स्कूल गया, फिर जाना बंद कर दिया। यद्यपि वह घर पर ही रहता, उसने कविता पढ़ने और लिखने में बहुत परिश्रम किया। रवि और बच्चों की तरह नहीं है, वह बड़े ध्यान से पढ़ता है। रवि ने अपनी भाभी कादम्बरी को अपनी कविताओं के प्रशंसक के रूप में पाया। बऊदी, मैंने एक और कविता लिखी है, आपको सुनाता हूँ। कितना प्रतिभाशाली है, मुझे इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। दोपहर बाद प्रतिदिन कादम्बरी रवि से बंकिम चंद्र के उपन्यासों को ऊंचे स्वर में पढ़वाती थी। ज्योतिन्द्री नाथ ने भी रवि को प्रोत्साहित किया। रवि, मैं चाहूँगा कि तुम यह नाटक जिसे मैंने लिखा है पढ़ो और सुझाव दो। किंतु दादा, मैं नाटक का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। रवि, तुम बहुत ही प्रतिभाशाली हो। मेरा पिछला नाटक इसलिए सफल रहा क्योंकि तुमने उसे पुनः लिखा था। फिर तो मैं अवश्य ही इसे पढ़ूंगा। रवि ने अपने भाई के नाटकों में अभिनय भी किया। कितना सुंदर अभिनय है इस बच्चे का, वह कविता भी लिखता है। इस बीच परिवार के बड़े लोग रवि के भविष्य के बारे में चिंतित हो रहे थे। रवि के बारे में कुछ करना चाहिए, वह केवल कविता ही लिखता रहता है। मैं उसे अपने साथ इंग्लैंड ले जाता हूँ, शायद वहाँ वह कानून की शिक्षा पाले। और इस तरह रवि अपने भाई के परिवार के साथ समुद्री जहाज द्वारा इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया। मुझे अपना देश याद आ रहा है, इसके साथ ही साथ शेक्सपियर की धरती पर रहने के लिए उत्तेजित हूँ। किंतु रवि की रुचि ना तो कानून पढ़ने में थी और ना ही उसे इंग्लैंड में कविता लिखने को की प्रेरणा मिली। मेरी प्रेरणा का स्रोत भारत है, मैं यहाँ नहीं लिख सकता। 17 महीनों के बाद वे भारत वापस लौट आए। उनकी लिखने की प्रेरणा वापस लौटी। उन्होंने अपना पहला गीत नाटक वाल्मीकि प्रतिभा लिखा। बंकिम बाबू, क्या आपको नाटक अच्छा लगा? इस तरह की काव्य कुशलता मुझे आज तक देखने को नहीं मिली। गीत और संगीत का अद्भुत संगम है। बंगाली के महान उपन्यासकार बंकिम बाबू बहुत अत्यधिक प्रभावित हुए। इसके तुरंत बाद ज्योतिन्द्री नाथ के साथ चंद्रनगर में रहते हुए टैगोर ने सांध्य गीत लिखे। अक्सर दोनों भाई नौका विहार पर निकल जाते थे और गीत तथा संगीत के समय बिताते थे। रवि, तुम गाओ, मैं साज बजाता हूँ। उधर कलकत्ता में उनके पिता टैगोर के लिए एक दुल्हन की खोज में थे। लड़की एक अच्छे ब्राह्मण परिवार की होनी चाहिए। अंत में जो लड़की चुनी गई उसकी उम्र 10 साल की थी। उसका नाम भवतरिणी था। भवतरिणी? नहीं, मैं उसे मृणालिनी के नाम से पुकारूंगा। जब इस लड़की के बारे में लोगों में चर्चा हुई तो उन्हें काफ़ी अचंभा हुआ। सुना है लड़की एक गरीब परिवार की है, वह अनपढ़ भी है, सूरत शकल भी अच्छी नहीं है, और रवि बाबू कितने प्रतिभाशाली। किंतु टैगोर को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने अपनी दुल्हन को पढ़ाना शुरू किया। यह तुम्हारा बंगाली पढ़ने का समय है मृणालिनी। क्या मैं थोड़ी देर और नहीं खेल सकती? उनकी शादी के 4 महीने के अंदर उनकी प्रिय बहुधी कादम्बरी का देहांत हो गया। मेरे जीवन से रोशनी चली गई है, किंतु वह मेरी कविताओं में जीवित रहेगी। टैगोर कविताएं लिखते रहते, किंतु उनके पिता ने उनके लिए और योजनाएं बना रखी थीं। रवि, मैं चाहता हूं कि तुम हमारी ज़मींदारी संभालो। ओह नहीं, मुझे लिखने का समय कब मिलेगा? मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। थोड़े समय के बाद टैगोर ने उत्तर दिया, पिताजी, यदि आप चाहते हैं तो ठीक है, किंतु मुझे कोई अनुभव नहीं है और तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगे। कोई भी व्यक्ति पानी में गए बिना तैरना नहीं सीख सकता। टैगोर पद्मा नदी के किनारे बसे सैलदाह के लिए रवाना हो गए। वहाँ वह एक नौका घर में रहने लगे। ठाकुर साहिब, आपके किराएदार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लंगर यहीं डाल दो।
उनकी समस्याओं को सुनने के लिए हम यहीं रुकेंगे? वे स्वयं जाकर देखते कि किसानों का काम कैसा चल रहा है। ठाकुर, यदि इस साल पानी ना बरसा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सरकार यह केवल मालगुजारी ना देने का एक बहाना मात्र है। भाई तुम चिंता ना करो, मुझे तुम्हारी बात का विश्वास है। टैगोर यह जानते थे कि किसान मानसून पर कितने निर्भर हैं, कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी इन्हें कितना थोड़ा मिलता है। मुझे इनके लिए कुछ करना होगा। ठाकुर, इस वर्ष मालगुजारी नहीं लेंगे क्योंकि फसल अच्छी नहीं हुई है। वह हमारे लिए भगवान के समान है, दयालु और सहायता करने वाले। जब भी उन्हें मौका मिलता था टैगोर कलकत्ता जाते थे, और एक बार जब वे कलकत्ता आए हुए थे, लोग मान्य तिलक पर देशद्रोह का मुकदमा चलना है। कितने शर्म की बात है। मैंने सुना है कि उनके वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर तिलक के बचाव के लिए हमें एक कोष प्रारंभ करना चाहिए। टैगोर ने इस कोष के लिए स्वयं धन एकत्र किया। मुझे दुख है, मैं इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकता। मैं आपसे ना नहीं सुनना चाहता। जब तक आप मुझे 1,000 रुपये नहीं देंगे मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। इस महाशय ने अंत में पैसे दे दिए। टैगोर ने एक दुकान भी खोली जिसमें केवल स्वदेशी चीज़ें बिकती थीं। आपको यहाँ सब कुछ मिल सकता है, और वह भी भारत में बना हुआ, किंतु कोई खरीदने के लिए ही नहीं आएगा। हम विदेशी चीज़ों के आदी हो चुके हैं। दुकान जल्दी ही बंद हो गई। एक बार कलकत्ता में उनकी भेंट निवेदिता बहन से हुई। प्लेग से पीड़ित लोगों के लिए पैसा जमा करने में आप मेरी सहायता करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा। शीघ्र ही उनके शैलदह लौटने का समय आ गया। तुम सभी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? बच्चे गांव की स्वच्छंदता का आनंद लेंगे। सलाह तो अच्छी है, किंतु उनकी शिक्षा का क्या होगा? प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है, फिर उनके लिए निजी शिक्षक होंगे। और इस तरह सारा परिवार शैलदा के लिए रवाना हो गया। सारे परिवार के शैलदा पहुंचने पर टैगोर को बहुत प्रसन्नता हुई। इस तरह रावण रावण के साथ राम की लड़ाई शुरू हुई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उसे अपना गणित का काम करना है। मृणालिनी वार्षिक फसल कटाई के त्यौहार में बहुत रुचि लेती थी। मैं स्वयं किसानों को खिलाऊंगी। जब किसान पहुंचे, टैगोर और मृणालिनी ने उनका स्वागत किया। ठाकुर और उनकी पत्नी हमें अपने परिवार की तरह समझते हैं। निसंदेह हम भाग्यशाली हैं। मृणालिनी ने दूसरे परिवर्तन भी किए। रविवार के दिन तुम सबकी छुट्टी होगी, किंतु परिवार के लिए खाना कौन बनाएगा? तुम लोग चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगी। फिर बच्चे भी मेरी मदद करेंगे। रविवार के दिन दोपहर के भोजन के समय बेला, तुम और मैं खाना परोसेंगे। कितना आनंद आएगा। किंतु शैलदाह के शांतिपूर्ण जीवन के दिन अब बीतने वाले थे। हमें अब कलकत्ता चलना चाहिए। बेला के लिए एक वर मिल गया है। कितनी जल्दी यह समय बीत गया। टैगोर ने मृणालिनी की बात की गूढ़ता को समझा। बच्चों को भी तो स्कूल जाना है, अब हमें वापस चलना चाहिए। 4 वर्षों के बाद टैगोर कलकत्ता वापस लौटे। अपनी लड़की की शादी के बाद टैगोर शांति निकेतन चले गए। शांति निकेतन के शांतिमय वातावरण में एक अच्छा स्कूल चलाया जा सकता है। यहाँ बच्चों को अध्यापकों की निर्दय छड़ी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वे स्वतंत्रता पूर्वक सब कुछ सीख सकेंगे। 22 दिसंबर 1901 को टैगोर ने अपने स्कूल की स्थापना की। इसका नाम ब्रह्मचर्य आश्रम रखा गया। हम अपना दिन गायत्री मंत्र के उच्चारण से प्रारंभ करेंगे। प्रार्थना के बाद हमारा पठन पाठन आम के पेड़ों की छाया में होगा। क्या आनंद है। मेरे पहले स्कूल में हम अंधेरे कमरों में बैठते थे, और यदि हम खिड़की से बाहर देखते थे तो शिक्षक हमें बेंत मारता था। पठन पाठन शीघ्र ही शुरू हो गया। दोपहर के भोजन के समय थोड़ा और चावल ले लो, नहीं तो तुम शक्तिशाली कैसे बनोगे। शाम को बच्चे फुटबॉल खेलते थे। दोस्तों, हमारा पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है, और अब मिलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की कॉमिक्स के पार्ट 2 में, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।